वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस क्लासेस और मैं अशोक शर्मा फिर हाजिर हूँ लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 10 सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनकी एनसीईआरटी की बुक सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। ये चैप्टर जो हमारा फेडरलिज्म है, इसके कुछ प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो हम अपने चैनल एएस क्लासेस पर अपलोड कर चुके हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है ये चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है मींस डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों फटाफट से पेज पलट लीजिए और पेज नंबर 24 पे आ जाइए, जहां पर हमारी ये हेडिंग दी हुई है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। खोल लिया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उस फर्स्ट पैराग्राफ में हमको ये बताया है कि जो इंडिया है उसमें हमने प्रीवियस टॉपिक्स में ये डिस्कस किया कि इंडिया में 2 टायर सिस्टम किस तरीके से फॉलो हुआ है। लेकिन क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है, एक वास्ट कंट्री है, तो इसी वजह से यहाँ पर एक 3rd टायर की भी आवश्यकता दिखती है और 3rd टायर के रूप में यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया है। आखिर क्यों 3rd टायर की हमें आवश्यकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा इंडिया है वहाँ स्टेट वाइज भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और वो बहुत अपने आप में एक विशाल एरिया है। हम देखते हैं अगर हम कंपैरिजन करें अदर कंट्रीज के साथ तो कई इंडिपेंडेंट कंट्रीज हमारे स्टेट लेवल के बराबर है। जैसे अगर हम रूस की पॉपुलेशन को देखें या रूस के एरिया को देखें या रूस को देखें तो हमारे यूपी उसके लेवल पे आता है। और ऐसे ही जर्मनी के बराबर महाराष्ट्र एक अकेला स्टेट होता है। तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि हमारे यहाँ लोकल लेवल पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अगर हमको स्मूथली फेडरलिज्म को रन करना है। तो यही रीजन है कि 3rd टायर भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब मेन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि आखिर डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन है क्या और इसकी इंडिया में इतनी ज्यादा आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले तो देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को। 1 मार्क्स का यहाँ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्योंकि 2nd पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ही हमें एक क्वेश्चन फॉर्म करना है जिसका नाम है व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन। ये 1 मार्क्स में आ सकता है, तो फटाफट नोट कर लीजिए। कर लिया? चलिए आंसर भी वही हमें दिया हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स when the power is taken from central and state government and given to the local government, this process is called decentralization। जब कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, उसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? बहुत आसान है। अब देखते हैं आखिर इंडिया में इस डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे क्या बेसिक आइडिया है, क्या कारण है कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन को स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन है, उसको नोट कर लीजिए जस्ट नीचे। ये हमसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि आखिर वो कौन से कारण है। एग्जामिन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भारत में डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे क्या कारण है, वो हमारे लिए 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में हमने लिखा है कि जो लोकल लेवल है उस लोकल लेवल पर हम देखते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इन चैलेंजेस को रिड्यूस करना है, तो नेचुरल सी बात है सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन हमको कहां से मिल सकता है? लोकल पीपल्स के बीच में से ही मिल सकता है। वही इसको वेल सेटल्ड कर सकते हैं। पहला कारण तो हमारा ये है कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन को क्यों अडॉप्ट किया है। और दूसरा कारण हम ये जानते हैं कि अगर लोकल पीपल्स को हम इंक्लूड करते हैं इन गवर्नमेंट तो वो बेटर नॉलेज रखता है अपने एरियाज की, उसके एरिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा बेटर तरीके से जानता है एट द लेवल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। वो इतने अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगी, तो लोकल लोगों का वहां पर होना जरूरी है। और वो भी ये भी अच्छी तरीके से जानता है कि जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा उसको किस किस एरिया में प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम्स है
उनको रिड्यूस किया जा सके, जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके। इसी वजह से और जो हमारा इंडिया है उसने डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है डिसेंट्रलाइजेशन का, वो ये कि लोकल लेवल के लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराना। हम ये बात जानते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते हर एक इंडिविजुअल को राइट है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे, और लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए इट ऑल्सो गिव अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जब लोकल व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेशन मिलेगा तो ये हमारी डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत करेगा। ये रीजंस हैं, यही कारण है जो हमारे यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया गया है। क्लियर? तो फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया बच्चों नोट? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने लगे। और यहाँ इन कदमों को जानने के लिए आपको एक क्वेश्चन नोट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का हमारे बोर्ड में पूछा गया है। फटाफट से क्वेश्चन नोट करो, फिर डिस्कस करते हैं आखिर वो कौन कौन से चीजें इंक्लूड की गई इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन, एक्सप्लेन द चेंज ब्रॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 1992 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके बारे में हमें बताना है कि उससे क्या चेंजेस आए। हमने ये तो डिसाइड कर लिया था कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट हमको इंट्रोड्यूस करनी है और उसके लिए प्रयास भी किए जाने लगे। लेकिन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 क्या कंडीशंस थी, और आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 क्या कंडीशंस चेंज हुई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमको ये जानने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या कंडीशंस थी और बाद में क्या कंडीशंस बनी। बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 हम देखते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली कंट्रोल्ड थी, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास जो राइट्स थे वो लिमिटेड राइट्स थे, मींस वो पूरे तरीके से स्वतंत्र होकर काम नहीं कर रही थी। स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो उसको कंट्रोल कर रही थी। दूसरा हम देखते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए थे, उन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रेगुलरली इलेक्शंस जो थे वो कंडक्ट नहीं कराए जा रहे थे, मींस रेगुलरली जो इलेक्शंस हैं वो हेल्ड नहीं हो रहे थे। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं जो लोकल गवर्नमेंट थी उसके पास अपनी कोई पावर नहीं थी और उसके पास अपना कोई ऐसा रिसोर्स नहीं था जिसके बेसिस पर वो काम कर सके, क्योंकि वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में काम कर रही थी? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम कर रही थी। बट इसकी वजह से एक चीज देखने को मिली कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आ रही। अब उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने की जरूरत थी, क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है और वहां पर लोकल गवर्नमेंट का रोल जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। इसलिए लोकल गवर्नमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए 1992 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके बाद लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स, कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन कौन सी चेंजेस हुए। सबसे पहला जो चेंज हुआ वो ये कि अब रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रेगुलरली इलेक्शंस हेल्ड किए जाने लगे, यानी रेगुलरली इलेक्शंस कराए जाने लगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रेगुलरली इलेक्शंस होते हैं, ऐसे ही अब लोकल गवर्नमेंट के लिए भी इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड होने लगे। इसके अलावा जो इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेटिव्स लोकल गवर्नमेंट से इलेक्ट किए जाते थे, उन इलेक्शंस के लिए जो डिफरेंट एरियाज की सीट्स थी, उन सीट्स पर रिजर्व कैंडिडेट्स को खड़ा किया जाने लगा। मींस सीट्स जो थी वो रिजर्व कर दी गई, किसके लिए? उन कैंडिडेट्स के लिए जो बैकवर्ड क्लासेस के थे, जिनको अपलिफ्ट करना था,
जैसे एससीज, एसटीज और ओबीसी। अब उनके लिए रिप्रेजेंटेशन के तौर पर सीट्स जो थी वो रिजर्व की जाने लगी। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हम वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को अपलिफ्ट करने के लिए मींस हम देखते हैं, पिछले हमने कई चैप्टरों में देखा, कई बार हमने पढ़ा भी कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल सेक्टर में बहुत कम है, और इसी को अपलिफ्ट करने के लिए अब इस लोकल लेवल पर कदम उठाए गए और यहाँ पर 1/3 सीट्स जो लोकल गवर्नमेंट बनी है वहां पर 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व कर दी गई? वुमेन के लिए। और हर पोजीशन की, ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए, हर पोजीशन जो थी लोकल गवर्नमेंट में उनके लिए सीट्स रिजर्व हुई, 1/3 सीट्स फॉर वुमेन। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी एक काम किया गया कि अब इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया गया जिसको कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का नाम दिया गया, और इसको ये जिम्मेदारी दी गई कि लोकल लेवल पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उन इलेक्शंस को कंडक्ट कराना और फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट कराना। इसके लिए इसकी फॉर्मेशन की गई। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट कहा गया, ये ऑर्डर दिया गया, ये कुछ कहा गया कि वो अपनी पावर्स जो है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करे, और लोकल गवर्नमेंट के साथ साथ अपने रेवेन्यू के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी शेयर करे, ताकि लोकल गवर्नमेंट की जो इनकम हो उस इनकम का यूटिलाइज कर लोकल गवर्नमेंट यानी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया जा सके, और उसके पास अपना कुछ रेवेन्यू, अपना कुछ पैसा हो जिसको वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। ठीक है, ये बहुत जरूरी है बिफोर एंड आफ्टर की कंडीशंस। अगर ये हमें अच्छी तरह याद है तो हम लोग देख लेंगे हमारे एग्जाम में कि हम लोगों को प्रॉपर पॉइंट्स पता होंगे। ठीक है ना, तो फटाफट से पहले बच्चों इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते और देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया है। ठीक है, चलो तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। हमारे यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसके स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं। जो इंडिया है यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला रूरल गवर्नमेंट, दूसरा अर्बन गवर्नमेंट, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक अलग लोकल गवर्नमेंट है और शहरी क्षेत्रों के लिए एक अलग लोकल गवर्नमेंट है। दोनों को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों ही टॉपिक्स में से 1 मार्क्स के हमारे काफी सारे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए। तो ध्यान से पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ना है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और देखते हैं कि कैसे कैसे हमारी लोकल गवर्नमेंट रूरल एरियाज में फॉर्म होती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूरल एरिया से। ठीक है, रूरल एरिया में सबसे जो बॉटम लेवल का होता है, बॉटम लेवल की हमारी ग्रुपिंग होती है, उसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम वर्ड इज रिलेटेड टू विलेज। गांव को जो हम कहते हैं विलेज, गांव से रिलेटेड हमारा ग्राम पंचायत वर्ड बना है। और ये जो ग्राम पंचायत होती हैं ये हर एक गांव में होती है, यानी हर एक इंडिविजुअल गांव में जो ग्रुपिंग होती है, जो इलेक्टेड मेंबर्स की ग्रुपिंग होती है या इलेक्टेड मेंबर्स की बॉडी होती है, उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। और इस ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उस हेड को डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। कई जगह पे उसको पंच कह देते हैं, कई जगह पे उसको प्रधान कह देते हैं, और कई जगह पे उसको सरपंच के नाम से जाना जाता है। यानी ग्राम पंचायत का जो हेड है उसको पंच, प्रधान और सरपंच के नाम से भी पुकारा जाता है। जो हमारा हेड है यानी ग्राम पंचायत का जो हेड है ये एक इलेक्टेड मेंबर्स होता है, यानी कि इसको चुनकर हेड बनाया गया है। अब इसको चुनता कौन है ये हमें पता होना चाहिए। तो जो ग्राम पंचायत का हेड है इसको चुनने का अधिकार दिया गया है ग्राम सभा को। ग्राम सभा जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे लोकल गवर्नमेंट की। अभी ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा में वो सभी मेंबर्स, गांव में रहने वाले वो सभी मेंबर्स
जो कि अडल्ट है, जो कि 18 साल से ज्यादा के हैं, एंड दे हैव राइट टू वोट, उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया है, वो सारे ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। समझ में आ गया? और यही ग्राम सभा के मेंबर्स अपनी वोटिंग के थ्रू ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं, यानी कि हेड ऑफ द ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं। और ये जो ग्राम पंचायत होती है, ये ग्राम पंचायत इसी ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करती है, इसी के सुपरविजन में इसको काम करना होता है। और हम देखते हैं कि जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, ये साल में 2 या 3 बार मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और ग्राम पंचायत का जो एनुअली बजट होता है उसको अप्रूव करते हैं। क्लियर? उसको अप्रूव करते हैं। तो अब हमारे समझ में आ गया कि हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है और उस ग्राम पंचायत को चुनने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। ग्राम सभा में वो सारे के सारे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं जो गांव में रहते हैं, उसी गांव में रहते हैं और वो 18 साल से ज्यादा है और उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया है। क्लियर? तो चलो आगे के लेवल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ग्राम पंचायत के बाद कौन सा लेवल आता है जो कि हमारे लोकल गवर्नमेंट में यानी रूरल लोकल गवर्नमेंट में इंक्लूड है। दूसरा जो हमारा आता है वो होता है पंचायत समिति, और इस पंचायत समिति को ब्लॉक समिति भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग कई गांव के ग्रुप्स बनाते हैं, हमारे इंडिया में जब बहुत सारे गांव का एक ग्रुप होता है उसको एक ब्लॉक के अंदर रख दिया जाता है, उसी को ब्लॉक समिति कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर हम अपने आसपास देखें तो गोवर्धन जो है वो एक ब्लॉक है, ठीक है। तो हम देखते हैं गोवर्धन के अंडर में बहुत सारे गांव हैं, गोवर्धन वाले एरिया में बहुत सारे गांव हैं। ऐसे जब हम राया की तरफ जाते हैं तो राया भी क्या है, एक ब्लॉक है। तो राया के भी आसपास हम देखते हैं बहुत सारे गांव हैं जो उसके अंदर इंक्लूडेड है। ऐसे जब हम लोग कोसी की तरफ जाते हैं तो बीच में छाता पड़ता है, तो छाता भी क्या है, एक ब्लॉक है। तो इन सभी को हम लोग ब्लॉक लेवल का एरिया कहते हैं और इसी ब्लॉक लेवल के एरिया के लिए जो ऑर्गन, जो ग्रुपिंग होती है उसको पंचायत समिति कहा जाता है या फिर ब्लॉक समिति कहा जाता है। अब देखते हैं कि इस पंचायत समिति को चुनने के लिए किसको वोटिंग करनी है। अब हम देखेंगे कि हमने कई विलेज जो थे उनकी ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स थे उनको कलेक्ट किया, एक जगह लेके आए और उनके द्वारा वोटिंग कराई। उनके द्वारा वोटिंग करने के बाद जो इलेक्टेड मेंबर है, जो चुनकर आया है, वही पंचायत समिति का क्या होगा, हेड होगा। वही पंचायत समिति का क्या होगा, हेड होगा। A few ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ए पंचायत समिति। और देखो यहाँ नीचे दिया हुआ है विलेज 1, विलेज 2 और विलेज 3। तो ऐसी कई ग्राम पंचायत जब मिलती है और वोटिंग करती है तो उससे हमें क्या मिलती है, पंचायत समिति के हेड मिलता है। वहां हमारी पंचायत समिति बनती है और मेंबर ऑफ पंचायत समिति इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर। ये जो पंचायत मेंबर है अलग अलग गाँव के, ये इसको इलेक्ट करते हैं। समझ में आ गया? ब्लॉक लेवल पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसको पंचायत समिति कहा जाता है। अब पंचायत समिति से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं, जिसको कि जिला परिषद कहा गया है। और जो जिला परिषद का हेड, चेयरपर्सन होता है, ये पॉलिटिकल हेड भी होता है। ये उस एरिया का, उस पर्टिकुलर एरिया का पॉलिटिकल हेड भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको चुनने का, जिला परिषद को चुनने का मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं जिला परिषद के, ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और इनको कौन चुनेगा, पंचायत समिति के मेंबर्स चुनेंगे। इसके पंचायत समिति के ग्रुप ऑफ ऑल पंचायत समिति। जब बहुत सारी पंचायत समिति वोटिंग करेंगी इनके लिए तो वहां पर जिला परिषद बनेगा जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। क्लियर? और इसका जो हेड होता है ये पॉलिटिकल हेड होता है। तो इस तरीके से रूरल लोकल गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। हम देखते हैं हमारे यूपी में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो यानी कि हम समझ लें
कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे नीचे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल से नीचे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत मीन्स विलेजेस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको फटाफट नोट कर लो क्योंकि इसमें से कई हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट, फटाफट नोट करो, कर लिए नोट। तो चलो अब देखते हैं लास्ट हमारा अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टाउन्स एरिया और बिग सिटीज। टाउन्स एरिया और बिग सिटीज में दोनों जगह जो गवर्नमेंट होती है, जो ऑर्गन होता है, अगर हम टाउन एरियाज की बात करें तो ये यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज बनाई जाती है, म्युनिसिपैलिटीज बनाई जाती है क्योंकि ये स्मॉल एरिया है, टाउन एरिया है, तो यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज फॉर्म की जाती है। और जो बिग सिटीज है, बड़ी बड़ी सिटी, वहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाए जाते हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है इसको मेयर कहा जाता है। सिंपल है बहुत, मेयर का है, और इनको भी इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा ही चुना जाता है, यानी इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो भी चुने जाते हैं उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा जो वार्ड मेंबर्स हैं, मीन्स जो वार्ड में वहाँ रहते हैं, जो एरिया में रहते हैं, जिनको कि वोट डालने का अधिकार है, जो कि 18 साल से ज्यादा के हैं, जो कि अडल्ट है शहरों में, उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है ताकि म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स को चुना जाए थ्रू। इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, इलेक्टेड बॉडीज हैं। ये थी हमारी अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट भी हमने देख ली। अब हमारा चैप्टर जो है फेडरलिज्म, ये पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। हमने इसके सारे टॉपिक्स पैराग्राफ वाइज कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको पता ही है क्या करना है, अब आपको इसका पूरा रिवीजन करना है, वीडियोस को ध्यान से देखना है ताकि आपको ये चैप्टर इजीली क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखना ना भूलें ताकि हम आपकी क्वेरीज को क्लियर कर सकें, या फिर आप डायरेक्ट हमें कॉल करके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस। और हाँ, क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये करना ना भूलें क्योंकि ये भी हमारी एएस क्लासेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस।